हेलो नमस्कार, सभी का स्वागत, अभिनंदन लक्ष्य क्लासेस के ऑनलाइन डिजिटल मंच पर। और जैसा कि आप सभी को पता है, हम उन सभी नए टॉपिक के बारे में चर्चा कर रहे थे जो इन दिनों आरपीएससी ने अलग अलग भर्ती परीक्षाओं के सिलेबस में जोड़े हैं। और जैसा कि आप सभी को पता है, आज हम चर्चा करने वाले प्रमुख आयोग वाले टॉपिक के बारे में। और इसमें जो टॉपिक सेकंड ग्रेड में जोड़े गए, जो टॉपिक नए प्रमुख आयोग आरएस में जोड़े गए, पीएसआई में जोड़े गए, या फिर जो टॉपिक फर्स्ट ग्रेड में जोड़े गए, हम उन सभी के बारे में पढ़ेंगे और उन सभी के बारे में विस्तृत चर्चा करेंगे। तो सभी लोग एक बार क्लास को लाइक करें, क्लास को शेयर करें। और आज हमारा जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा प्रमुख आयोग। आज हम चर्चा करेंगे जो हमारा टॉपिक रहेगा बाल अधिकार संरक्षण आयोग यानी एनसीपीसीआर के बारे में, यानी नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट, यानी राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग के बारे में हम आज पढ़ने वाले हैं। एनसीपीसीआर, देखो नाम से पता चल रहा है आपको कि ये एक आयोग है जिसका गठन अधिनियम के द्वारा किया गया, और उसका क्या नाम है? बाल अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम 2005 के तहत हमने क्या किया? इसका गठन किया। देखो आखिर हमें बाल अधिकार संरक्षण आयोग बनाने की आवश्यकता क्यों पड़ी, तो उसको लेकर कुछ बेसिक चीजें हैं जिनके बारे में हमें चर्चा करनी है। समझिए, सबसे पहले देखिए, समझिए, सबसे पहले हमने बाल अधिकार संरक्षण एक अधिनियम बनाया। सबसे पहले हमने एक अधिनियम बनाया और उसका नाम है क्या? बाल अधिकार संरक्षण अधिनियम बनाया। और वो अधिनियम कब का है? वर्ष 2005 का अधिनियम है। कब का है? वर्ष 2005 का। कहते हैं कि इस अधिनियम को प्रभावी बनाया गया कब? 20 जनवरी वर्ष 2006 में। कब प्रभावी बनाया गया? 20 जनवरी वर्ष 2006 में। और कहते हैं कि इसी के कुछ समय बाद 5 मार्च वर्ष 2007 को हमने क्या किया? हमने एनसीपीसीआर यानी नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स करके हमने क्या किया? हमने एक आयोग बनाया है। और ये आयोग क्या करता है? तो ये आयोग बालकों के अधिकारों का संरक्षण करता है। इस तरह से आपको ये सारी बातें जो है वो ध्यान रखनी है। यहां पर हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले देखो क्या लिखा है। अब ये किसी अधिनियम के तहत इसका गठन हुआ, इसका मतलब इसकी प्रकृति कैसी है? सांविधिक है। ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, ये एक सांविधिक आयोग है जिसका उद्देश्य है बाल अधिकारों की सुरक्षा और संवर्धन को सुनिश्चित करना, यानी बालकों के अधिकार जो है उनकी सुरक्षा और उनका संवर्धन जो है वो सुनिश्चित करना। स्थापना कब होती है? 5 मार्च 2007 को इसकी स्थापना होती है। याद रखिएगा, 5 मार्च 2007 को। और इस अधिनियम की धारा 3 के तहत इसकी जो स्थापना है वो की जाती है। बाल अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम 2005 हमें याद रखना है, जो प्रभावी हुआ 20 जनवरी 2006 को। देखिए यहां पर मैं बात कर रहा हूं किसके बारे में? बाल अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम के बारे में। तो एक बात तो यहां पर आपको ध्यान रखनी है, और वो क्या है कि ये 2006 का अधिनियम संख्या कौन सी है? 4। याद रखिएगा, अधिनियम संख्या भी कभी कभार पूछ ली जाती है। तो एक्ट कौन से नंबर का है? तो ये 2006 का 4थे नंबर का एक्ट है। क्यों बनाया गया? तो देखो, बालकों के अधिकारों को संरक्षण के लिए एक राष्ट्रीय और राज्य आयोग, और बालकों के विरुद्ध अपराधों और राज्य आयोगों और बालकों के विरुद्ध अपराधों, बालक के अधिकारों के अतिक्रमण के त्वरित विचारण के लिए बाल न्यायालयों का गठन करना, बाल न्यायालयों का गठन करना और उनसे संबंधित अनुषंगिक विषयों को उपबंधित करने के लिए हमने ये अधिनियम बनाया। मतलब कहने का मतलब क्या है? एक तो आपको याद रखना है, एक तो हमें राष्ट्रीय स्तर पर आयोग बनाना है, एक हमें राज्य स्तर पर आयोग बनाना है, और एक हमें क्या करना है? तो एक हमें बालकों के लिए क्या करना है? तो याद रखिएगा, बालकों के लिए न्यायालय की स्थापना करनी है। किसकी स्थापना करनी है? तो बालकों के लिए न्यायालय की स्थापना करनी है। और यह बात बताई गई है बाल अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम 2005 के तहत बताई गई है, और जिसको प्रभावी किया गया 20 जनवरी 2006। अब सुनिए, इसके बारे में थोड़ी और चर्चा करते हैं और बहुत व्यवस्थित तरीके से चर्चा करते हैं, जिससे आपको चीजों को पढ़ना और समझना थोड़ा सा इजी रहे, है ना, जिससे हम चीजें थोड़ी और बढ़िया तरीके से पढ़ पाएं और बढ़िया तरीके से हम इसे समझ पाएं। देखिए भारत में वर्ष 1990 में संयुक्त राष्ट्र महासभा के शिखर सम्मेलन में भारत ने भाग लिया और बालकों के जीवित रहने, संरक्षण और विकास के संबंध में एक घोषणा को अंगीकार किया। 1990 के दशक की बात है। 1990 में हमने
संयुक्त राष्ट्र महासभा के शिखर सम्मेलन में भाग लिया और भाग लेते हुए हमने बालकों के जीवित रहने, संरक्षण और विकास के संबंध में क्या किया, घोषणा करने को लेकर उनको के संबंध में घोषणा पत्र जो था उसको हमने स्वीकार किया। इसके बाद क्या हुआ, तो 11 दिसंबर वर्ष 1992 को हुए बाल अधिकार संबंधी अभिसमय, है ना, याद रखना, को भी स्वीकार किया गया। बाल अधिकार संबंधी जो अभिसमय है उसके संबंध में जो संगठन है उसको भी हमने क्या किया, स्वीकार किया। और बालक अधिकार संबंधी अभिसमय एक अंतरराष्ट्रीय संधि है ना, याद रखना क्या है, ये एक अंतरराष्ट्रीय संधि है जो हस्ताक्षरकर्ता राज्यों के लिए यह अनिवार्य बनाती है कि वे अभिसमय में प्रगणित बालकों के अधिकारों की संरक्षा के लिए सभी आवश्यक उपाय करें, है ना। यानी एक संगठन के रूप में हमने इस संधि को स्वीकार किया और यह तय किया 1992 में कि हम बालकों के अधिकारों की रक्षा करेंगे। फिर क्या हुआ, इसी को ध्यान में रखते हुए एक नई पहल चलाई गई और राष्ट्रीय बालक चार्टर बनाया गया 2003 में। मई 2002 में जो संयुक्त राष्ट्र महासभा का जो विशेष सत्र बुलाया गया बालकों के लिए उपयुक्त विश्व के नाम से, है ना, याद रखिएगा, एक दस्तावेज तैयार किया गया जिसमें यह कहा गया कि हम बालकों के अधिकारों को लेकर क्या करेंगे, नवीन उपाय करेंगे और बालकों के अधिकारों को सुरक्षा प्रदान करेंगे। और इसी को ध्यान में रखते हुए वर्ष 2005 में हमने एक एक्ट बनाया जो प्रभावी होता है वर्ष 2006 से, और इसके बाद हमने एनसीपीसीआर बनाया, ठीक है, एनसीपीसीआर बनाया वर्ष 2007 में। बोलो क्लियर है क्या, ये सारी बातें याद रखनी। मई 1990 में भाग लिया शिखर सम्मेलन में, 11 दिसंबर 1992 में हमने एक अभिसमय किया, एक संधि की, उसके बाद 2003 में हमने एक चार्टर बनाया, 2005 में एक्ट बनाया, 6 में उसे प्रभावी बनाया, 7 में उसे लागू किया, 7 में हमने एक संगठन बना लिया। ये यहां तक की चीजें उम्मीद करता हूं बिल्कुल क्लियर है। अब देखिए, आप सब लोग जानते हैं कि आमतौर पर पहली जो धारा होती है उसमें संक्षिप्त नाम होता है और दूसरी में परिभाषाएं होती है। देखो यहां पर यह संक्षिप्त नाम है और यहां पर परिभाषा दे रखा है व्यवस्थित तौर पर, ठीक है, सारी चीजें यहां परिभाषाओं के तौर पर बताई हुई है। धारा 3 से व्यवस्थित तौर पर हम आयोग के बारे में पढ़ना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। चलिए, एक पेज गायब है क्या इसमें, चेक करिए आप, पेज शायद अपलोड नहीं वो नहीं हुआ है ना, सीधी धारा 8 आ रही है। देखिए एक पेज इसमें क्यों नहीं हुआ अपलोड। चलिए यहां हम चर्चा करते हैं सबसे पहले। तो देखो एक बार, तो यहां तक की जितनी चीजें थी उनके ऊपर मैं बात कर चुका हूं, उद्देश्यों को लेकर, इसकी प्रकृति को लेकर और इसमें घटित जितनी भी घटनाएं हैं उन सभी को लेकर, ठीक है। आगे चलिए, यहां तक की बातें भी मैं बता चुका हूं। अब सबसे पहले बात करते हैं, देखो वर्ष 2005 में हमने ये आयोग बनाया जिसमें कहा कि एक तो राष्ट्रीय आयोग होगा, एक राज्य आयोग होगा और एक बालकों के लिए न्यायालय बनाए जाएंगे। इनकी नोडल एजेंसी जो है वो नोडल एजेंसी किस नाम से जानी जाती है, या नोडल मंत्रालय जो है वो कहलाता है महिला एवं बाल विकास मंत्रालय। और बालक की परिभाषा में, जैसे हमने कहा ना बालकों के संबंध में हम ये काम करने वाले हैं, तो बालकों की परिभाषा में कहां के बालक आते हैं, तो 0 से लेकर 18 वर्ष की आयु के बालक शामिल हैं। ये हमने एक बेसिक सिनेरियो देखा, ये हमने एक बेसिक स्ट्रेटजी देखी, इस तरह से चीजें काम करती है। देखो यहां पर आपको ध्यान रखना है, मार्च 2007 में इसकी स्थापना होती है 2005 के अधिनियम के तहत। नोडल एजेंसी में बता ही चुका हूं, परिभाषा में 0 से 18 वर्ष की आयु के बालक शामिल है, ठीक है। सांविधिक निकाय है, सुरक्षा और संवर्धन करना बालकों के अधिकार का, मार्च 2007 में स्थापना होती है। अधिनियम 2005 का है। नोडल एजेंसी महिला व बाल विकास मंत्रालय है और बालक की परिभाषा में 0 से 18 वर्ष के बालक आते हैं। ऑलरेडी मैं सारी चीजें आपको बता चुका हूं, सारी चीजें मैं आपको समझा चुका हूं। यहां से हम सबसे पहले चर्चा करेंगे, या यहां से हमें सबसे पहले चीजों को समझना है, और वो क्या है, देखो धारा 3 में बताया गया है एनसीपीसीआर का गठन। किसका गठन है, एनसीपीसीआर का गठन, ठीक है, याद रखना, एनसीपीसीआर का गठन करना। अब ये एनसीपीसीआर का मतलब क्या है, तो बाल अधिकार संरक्षण आयोग है, ठीक है। यानी मैं यहां बात कर रहा हूं राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग के बारे में, एनसीपीसीआर। इसमें आपको ध्यान रखना है कि भाई साहब धारा 3 में बताया गया है, एक तो इसका अध्यक्ष होगा, 6 इसमें सदस्य होंगे और उनका मुख्यालय कहां पर होगा, तो मुख्यालय दिल्ली में होगा। अब यहां पर आपको क्या ध्यान रखना है, अध्यक्ष कौन होगा, तो याद रखना जो बाल कल्याण के संबंध में उत्कृष्ट कार्य करने वाला हो, बाल कल्याण के संबंध में काम करने का विशिष्ट अनुभव प्राप्त हो। 6 सदस्य होंगे जिनमें से 2 महिलाएं होगी, जिन्हें
शिक्षा, बाल स्वास्थ्य, किशोर न्याय, बालकों के लिए कष्ट के निवारण या बाल मनोविज्ञान आदि के क्षेत्र में अनुभव प्राप्त हो। और ऐसे 6 लोगों में से 2 क्या होनी चाहिए? 2 महिलाएं होनी चाहिए। क्लियर है ये वाली बात? चलिए यहां पर हम चर्चा करते हैं एक बार कि इस अधिनियम में और क्या क्या बातें हैं। तो थोड़ा सा धारा 3 को अपन व्यवस्थित तौर पर देखते हैं कि धारा 3 में और कौन कौन सी चीजें यहां पर बताई गई है। ठीक है, धारा 3 के बारे में यहां चर्चा करेंगे अपन कि धारा 3 में और कौन कौन सी चीजें बताई गई है। चलिए धारा 3 के बारे में यहां पर चर्चा करते हैं कि और कौन कौन सी चीजें हैं। तो यहां पर हम देखेंगे सबसे पहले ये है हमारी धारा 3, यहां से स्टार्ट हो रही है सारी चीजें। ठीक है, यहां से आपको ध्यान देना है अध्याय 2 और धारा 3। ठीक है, अध्याय 2 और धारा 3, राष्ट्रीय बालक अधिकार संरक्षण आयोग। देखो एक बार यहां पर क्या क्या चीजें हैं। देखिए मैं अभी आपको ऑलरेडी बता चुका हूं कि इसका गठन कैसे होता है उसके बारे में। तो गठन कौन करता है? तो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा किया जाता है, और वो भी क्या जारी करते हुए? तो एक अधिसूचना जारी करते हुए एक आयोग का गठन किया जाएगा जिसका नाम होगा राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग। इसमें कितने लोग होंगे? तो याद रखना, एक तो इसमें अध्यक्ष होंगे, और वो कौन होंगे? तो जो बालकों के कल्याण के संवर्धन के लिए उत्कृष्ट कार्य करने के संबंध में जिन्हें अनुभव प्राप्त हो। साथ ही साथ 6 सदस्य होंगे। कितने सदस्य होंगे? 6 सदस्य होंगे, जिनमें से कम 2 क्या होगी? स्त्रियां होगी। मैं ऑलरेडी बता चुका हूं 6 सदस्य होंगे जिनमें से 2 महिलाएं होगी, जिन्हें शिक्षा, बाल स्वास्थ्य, देखरेख, कल्याण एवं बाल विकास, किशोर न्याय, है ना, बाल श्रम व बालकों को कष्ट आहरण, बाल मनोविज्ञान, समाजशास्त्र, ठीक है, आदि के संबंध में क्या प्राप्त हो? तो याद रखना बालकों से संबंधित विधियां और इनके संबंध में उन्हें विशेष अनुभव प्राप्त हो। और इनका मुख्यालय कहां पर होगा? तो इनका मुख्यालय दिल्ली में होगा। तो मोटे तौर पर यहां पर हमने बात करी कि एक तो इनका गठन कैसे किया जाएगा, केंद्र सरकार अधिसूचना जारी करके करता है। साथ ही साथ हमने यहां पर बात किया कि इनमें सदस्य कितने होते हैं? तो 6 सदस्य होते हैं, एक अध्यक्ष है, और इनका मुख्यालय दिल्ली में है। तो याद रखना एनसीपीसीआर का जो गठन है वो कौन करता है? केंद्र सरकार के द्वारा किया जाता है। और याद रखना क्या की जाती है इसके लिए? तो याद रखिएगा एक अधिसूचना जारी की जाती है। क्या जारी की जाती है? अधिसूचना जारी की जाती है। तो अधिसूचना जारी कर एनसीपीसीआर का गठन किया जाता है। अध्यक्ष 6 सदस्य, उनमें से 2 महिलाएं, और मुख्यालय दिल्ली में। ये बहुत बेसिक चीजें हैं, एटलीस्ट आपको समझ में आना चाहिए, तब जाकर के सारा डेटा, सारी चीजें हमारे लिए क्लियर होगी बहुत बढ़िया तरीके से, है ना। एक एक धारा को भी मैं पढ़ाते हुए चलूंगा। यहां पर देखो दे रखा है बहुसदस्य, जिसमें 7 लोग होते हैं, 1+6। एक अध्यक्ष होता है जिन्हें बालकों के संबंध में उत्कृष्ट कार्य का अनुभव हो। 6 सदस्य होते हैं जिन्हें शिक्षा, बाल स्वास्थ्य, किशोर न्याय, बाल मनोविज्ञान आदि के क्षेत्र में अनुभव प्राप्त हो। 6 में से कम 2 महिलाएं होनी चाहिए। देखो अध्यक्ष वो होता है जिन्हें बाल कल्याण में अनुभव प्राप्त हो। 6 सदस्य में से 2 महिलाएं चाहिए। ये देखो 2 महिलाएं होनी चाहिए, और इनमें से वो लोग होंगे जिन्हें शिक्षा, बाल स्वास्थ्य, किशोर न्याय, बाल मनोविज्ञान के क्षेत्र में विशिष्ट अनुभव प्राप्त हो। क्लियर है ये वाली बात? याद रह जाएगी। एक एक फैक्ट आपको याद रखना है। तो धारा 3 में इनका गठन, इनकी संरचना व इनका मुख्यालय दिल्ली में होगा, उसके बारे में बताया गया है कि इनका मुख्यालय कहां होगा, तो उसके बारे में बताया गया। वहीं पर धारा 4 के बारे में बात करूं तो धारा 4 किसके बारे में बात करता है? तो धारा 4 बात करता है इनकी नियुक्ति के बारे में। याद रखना अध्याय कौन सा है ये? तो याद रखिएगा अध्याय 2 है। ठीक है, अध्याय कौन सा है? तो क्या याद रखेंगे? अध्याय 2 है। इधर देखिए, फिर मैं बात करूंगा धारा 4 के बारे में। तो धारा 4 व 5 को यहां पर आप थोड़ा सा अच्छे से देख लीजिए। पहले 4 के ही बारे में बात करेंगे कि धारा 4 क्या कहता है। तो देखो यह कहता है अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति के बारे में। केंद्र सरकार अधिसूचना जारी कर अध्यक्ष व अन्य सदस्यों की क्या करती है? नियुक्ति करती है। कौन करती है? याद रखना केंद्र सरकार अधिसूचना जारी कर अध्यक्ष व सदस्यों की क्या करती है? तो नियुक्ति करती है। ठीक है, अध्यक्ष की नियुक्ति केंद्र सरकार के द्वारा महिला एवं बाल विकास मंत्रालय या विभाग के प्रभारी मंत्री की अध्यक्षता में गठित 3 सदस्यों वाली एक चयन समिति की सिफारिश पर की जाती है। याद रह जाएगा क्या? तो याद रखिएगा अध्यक्ष की नियुक्ति केंद्र सरकार करती है, सदस्यों की नियुक्ति भी केंद्र सरकार करती है। लेकिन अध्यक्ष की नियुक्ति करते समय महिला व बाल विकास मंत्रालय का जो प्रभारी मंत्री है उसकी अध्यक्षता में 3 सदस्यों की एक समिति बनती है, उसकी सिफारिश पर की जाती है।
याद रह जाएगा क्या? ये वाली बात आपको बढ़िया तरीके से याद रखनी है जो हमने यहां पर चर्चा कर ली है। क्लियर है ये वाली बात? अब इधर चलिए, नियुक्ति कौन करता है? तो यहां पर देखो सबसे पहले कि केंद्र सरकार के द्वारा अधिसूचना जारी करके नियुक्ति की जाती है, ये आप ऑलरेडी जानते हैं। फिर हमने क्या चर्चा की? देखो अध्यक्ष और सदस्य, अध्यक्ष तो एक होते हैं, सदस्य कितने होते हैं? तो सदस्य 6 होते हैं। इन 6 में से याद रखना, इन 6 में से 2 क्या होती हैं? तो 2 महिलाएं होती हैं। 2 क्या है इनमें से? तो याद रखना इन 6 में से 2 क्या है? महिलाएं। देखो इधर अध्यक्ष की नियुक्ति की जाती है केंद्र सरकार के द्वारा महिला और बाल विकास मंत्रालय या विभाग के प्रभारी मंत्री की अध्यक्षता में गठित 3 सदस्यों की समिति की सिफारिश पर। एक एक फैक्ट हमें याद रखना है कि धारा 4 में इनकी नियुक्ति के बारे में बताया गया है और वो भी बहुत बढ़िया तरीके से चीजें हमें समझनी है। चलिए ठीक है, फिर बात करेंगे पदावधि के बारे में कि इनकी पदावधि जो है वो क्या है या सेवा शर्तें जो है वो क्या है। देखो यहां धारा 5 के बारे में बात करते हैं कि धारा 5 में क्या बताया गया है। तो देखो इधर धारा 5 में क्या बताया गया है? अध्यक्ष व सदस्यों की पदावधि और सेवा शर्तें। सीधी सी बात है, अध्यक्ष व सदस्यों की पदावधि व सेवा शर्तों का निर्धारण केंद्र सरकार करती है। अध्यक्ष और प्रत्येक सदस्य उस रूप में जिस तारीख को वो पद ग्रहण कर रहे हैं, कितने समय के लिए? 3 वर्ष की अवधि के लिए पद धारण करेंगे, है ना, याद रखना। लेकिन अध्यक्ष 3 वर्ष की उम्र में 3 वर्ष की अवधि के लिए पद धारण करेगा, लेकिन 65 वर्ष की आयु तक रह सकता है और सदस्य 60 वर्ष की आयु तक रह सकता है। याद रह जाएगी क्या ये वाली बात? तो याद रखना अध्यक्ष 65 वर्ष की आयु तक है और सदस्य 60 वर्ष की आयु तक अपना पद धारण कर सकता है और किसी भी समय केंद्र सरकार को संबोधित करते हुए अपना त्यागपत्र दे सकते हैं। तो इनकी पदावधि और सेवा शर्तों के बारे में बताया गया है बहुत व्यवस्थित तरीके से कि आमतौर पर जिस दिन पद धारण करेंगे वहां से 3 साल के लिए रहेंगे, लेकिन अध्यक्ष 65 साल तक रह सकता है और सदस्य 60 वर्ष की आयु में त्यागपत्र देना है, मतलब सेवानिवृत्त हो जाएगा। और त्यागपत्र देने की उम्र क्या है? त्यागपत्र किसे देंगे? तो याद रखना है वो देंगे केंद्रीय सरकार को संबोधित करते हुए। आगे चले, फिर यहां पर एक छोटी सी बात को समझिए। देखिए धारा 5 पदावधि और सेवा शर्तें। तो पदावधि याद रखना, पद ग्रहण करने से कितने वर्ष तक के लिए रहेगा बेटा? 3 वर्ष के लिए ये रहता है, जिस दिन पद धारण करता है वहां से 3 वर्ष। लेकिन अध्यक्ष है तो अधिकतम उम्र 65 वर्ष हो सकती है और सदस्य है तो अधिकतम उम्र 60 वर्ष हो सकती है। एक व्यक्ति अधिकतम 2 बार पद ग्रहण कर सकता है। कितनी बार पद ग्रहण कर सकता है? 2 बार। लेकिन मान लीजिए इन्हें त्यागपत्र देना है तो ये अपना त्यागपत्र किसे संबोधित करते हुए देंगे? केंद्र सरकार को संबोधित करते हुए अपना त्यागपत्र देते हैं। क्लियर है? यहां पर देखो इधर, ठीक है, ये वाली बात आपको याद रखनी है यहां बढ़िया तरीके से। यहां तक उम्मीद करता हूं किसी प्रकार की कोई दुविधा आप लोगों को होनी नहीं चाहिए, है ना। यहां तक हमने सारी चीजें जो बढ़िया तरीके से है वो देख लिए। फिर देखो, फिर बात करते हैं धारा 6 और 7 के बारे में, है ना। देखिए धारा 6 बात करता है इनके वेतन और भत्तों के बारे में। तो अध्यक्ष और सदस्यों के वेतन भत्ते, उनकी सेवा व शर्तों में किसी भी प्रकार की कोई कटौती जो है वो नहीं की जाएगी। ठीक है, किसी भी प्रकार की क्या नहीं करेंगे? तो याद रखना किसी भी प्रकार की कोई कटौती नहीं की जाएगी। ठीक है, फिर देखो इधर अध्यक्ष या किसी सदस्य का न तो वेतन और भत्ता ना ही उनकी सेवा शर्तों में नियुक्ति के पश्चात कोई अलाभकारी परिवर्तन किया जाएगा। तो यानी वेतन और भत्तों के बारे में बताया गया है धारा 6 के बारे में। तो धारा 6 में आपको ध्यान रखना है वेतन भत्ते। 3 में क्या है? तो 3 में आपको बढ़िया तरीके से याद रखना है। 3 में आपको बहुत अच्छे तरीके से समझनी है बातें कि इनका गठन कैसे होगा और इनकी संरचना क्या है और उसका मुख्यालय। क्लियर है? 4 में इनकी नियुक्ति कैसे होगी उसके बारे में बताया गया है। 5 में बताया गया है इनका कार्यकाल क्या होगा और ये त्यागपत्र किसको देंगे। और 6 में बताया गया है इनके वेतन और भत्ते ये कौन तय करता है? केंद्र सरकार के द्वारा तय किया जाता है इनके वेतन और भत्ते। 7 में बताया गया है इनको हटाया जाना। क्या किया जाना? हटाया जाना। देखो 2 बातें हैं, एक तो अध्यक्ष होता है और एक सदस्य होता है। तो आपको समझना है अध्यक्ष और सदस्य को तो याद रखना, अध्यक्ष को सिद्ध कदाचार व असमर्थता के आधार पर केंद्र सरकार के द्वारा हटाया जाता है। सेंट्रल गवर्नमेंट इनको हटा सकती है सिद्ध कदाचार व असमर्थता के आधार पर, और वहीं पर सदस्य को केंद्र सरकार, है ना, या दूसरे सदस्यों को भी इस आधार पर हटा सकती है स्वतः। अगर क्या हो जाए तो, अगर वो पागल हो जाए, दिवालिया हो जाए, विकृतचित हो जाए, लाभ का पद ले ले, अपराधी हो जाए, लगातार 3 बैठकों में अनुपस्थित रहे, तो उन्हें क्या किया जा सकता है? हटाया जा सकता है। यानी आपको एक बात याद रखनी है कि हटाया जाना
अध्यक्ष और सदस्यों को हटाता कौन है? तो सिद्ध कदाचार व असमर्थता के आधार पर केंद्र सरकार के द्वारा। लेकिन केंद्र सरकार उन्हें सीधे भी हटा सकती है अगर वो पागल हो जाए, दिवालिया हो जाए, विकृत हो जाए, लाभ का पद ले ले या फिर लगातार 3 बैठकों में अनुपस्थित हो, तो उन्हें हटाया जा सकता है। सीधे तौर पर उन्हें हटाया जा सकता है केंद्र सरकार के द्वारा। फिर देखो यहां पर धारा 7 के बारे में बात कर रहे हैं। देखिए ये कह रहे हैं कि उनको हटाए जाने को लेकर क्या प्रावधान है? तो अध्यक्ष को उसके पद से, याद रखना, साबित कदाचार व असमर्थता के आधार पर केंद्रीय सरकार के द्वारा हटाया जाता है। लेकिन याद रखना, केंद्रीय सरकार के आदेश से किसी अध्यक्ष व सदस्य को निम्न आधार पर भी हटाया जा सकता है। अगर वो पागल हो जाए, अपनी पदावधि के दौरान कोई दूसरा काम कर ले, यानी लाभ का पद ले ले, ठीक है। फिर याद रखना, कार्य करने से इनकार कर दे, विकृत हो जाए, पद का दुरुपयोग करे या फिर किसी अपराध का दोषी हो और लगातार 3 क्रमवर्ती बैठकों में अनुपस्थित हो, कंटिन्यूअस 3 बैठकों में अनुपस्थित है, तो भी उसे क्या किया जाएगा? उसे हटाया जा सकता है। याद रखना, याद रखिएगा, ये वाली बातें हमारे लिए काम की है जो धारा 7 में बताई गई है। क्लियर है ये वाली बात? तो देखो इधर धारा 7 में जो बातें बताई सारी चीजें वही है, कोई बहुत ज्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है ना, किसी प्रकार की कोई दुविधा नहीं है। देखिए इधर तो जो चीजें हमने इधर समझी है सारी एज इट इज वही बातें हैं और उसी फॉर्मेट में सारी चीजें बताई गई है। यहां पर देख लो, नियुक्ति कौन करता है, कार्यकाल कितना है, अध्यक्ष की उम्र कितनी और अधिकतम कितनी बार बन सकते हैं, उनके बारे में चीजें बताई गई है। क्लियर है ये वाली बात? ये कुछ और बैठके हैं जिनके बारे में बताया गया है, लेकिन यहां पर अगर मैं चर्चा करूं तो देखो, एक तो आपको याद रखना है क्या? धारा 7 के बारे में, माफ करें, एक आपको याद रखना है किसके बारे में? धारा 3 के बारे में। एक आपको याद रखना है धारा 4 के बारे में। एक आपको याद रखना है धारा 5 के बारे में। एक आपको याद रखना है धारा 6 के बारे में और एक आपको याद रखना है धारा 7 के बारे में। देखिए एक बार धारा 3 में क्या है, तो आप कहेंगे कि सर धारा 3 में तो इनका गठन है, धारा 3 में इनकी संरचना है, ठीक है, और धारा 3 में इनका मुख्यालय है। क्लियर है ये वाली बात? फिर देखो धारा 4 में क्या है, तो आप कहेंगे कि सर धारा 4 में है इनकी नियुक्ति, कौन करता है? केंद्र सरकार। धारा 5 में क्या है, तो धारा 5 में है इनका कार्यकाल, ठीक है, कार्यकाल व सेवा शर्तें। धारा 6 में क्या है, तो याद रखिएगा धारा 6 में है इनके वेतन और भत्ते। और धारा 7 में क्या है, तो याद रखना धारा 7 में बताया गया है इनको हटाया जाना। क्या करना? इनको हटाया जाना। यहां पर आप कार्यकाल के साथ साथ और क्या याद रख सकते हैं? त्याग पत्र। क्लियर है ये वाली बात? बेसिक धाराएं हैं, एज इट इज सारी धाराएं आपको याद रखनी है। कौन सी धारा में किसके बारे में क्या प्रावधान किया गया है, याद रखने में हमारे लिए थोड़ी सी चीजें इजी रहती है, याद रखने में हमें थोड़ी सी सहूलियत रहती है। क्लियर है ये वाली बात? चलिए फिर यहां से आगे कुछ और चीजें हैं, उनके बारे में बात करते हैं। फिर देखो यहां पर कुछ और बातें हैं जो आपको ध्यान रखनी है ना, ये कुछ और धाराएं हैं, अन्य प्रमुख धाराएं कह दो, 7 तक तो मैं आपको बता ही चुका हूं, ठीक है। धारा 8 में है कि पद रिक्त किया जाना, कि किस स्थिति में इनकी पद रिक्ति जो है वो हो सकती है। यहां पर देखो धारा 8 के बारे में बात करते हैं कि सबसे पहले कि धारा 8 में क्या बताया गया है कि अध्यक्ष व सदस्य का पद रिक्त किया जाना, है ना। देखिए यथास्थिति में कोई अध्यक्ष या कोई सदस्य, धारा 7 में वर्णित, 7 का मतलब है उसमें हटाना, धारा 5 में इसका मतलब है उनको त्याग पत्र देना आदि की स्थिति में अगर ऐसा होता है तो पद रिक्त हो जाता है। यदि अध्यक्ष या सदस्य पद में उसकी मृत्यु, त्याग पत्र, अन्यथा किसी कारण से आकस्मिक रिक्ति हो जाती है तो ऐसी रिक्ति को धारा 4 के उपबंधों के अनुसार 90 दिन के भीतर नई नियुक्ति करके भरा जाएगा। सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट है, याद रखना, आकस्मिक अगर किसी कारण से पद रिक्त हो जाता है तो 90 दिन के भीतर भरा जाएगा। कितने दिन के भीतर भरा जाएगा? 90 दिन के भीतर भरा जाएगा। और इस प्रकार नियुक्त व्यक्ति वह पदावधि उस शेष अवधि के लिए धारण करेगा जो अवधि यथास्थिति में अध्यक्ष या सदस्य की बची हुई है उसके अकॉर्डिंग धारण करेगा। क्लियर है ये वाली बात? याद रह जाएगी, कोई दुविधा वाली बात नहीं है। एज इट इज आपको ध्यान रखना है किसमें, तो धारा 8 में, कि भाई साहब पद रिक्त कब होता है। तो यहां पर आपको 2 बातें याद रखनी है कि भाई साहब पद रिक्त कब होता है। देखो एक तो पद रिक्त होता है किसके आधार पर, तो एक तो पद रिक्त होता है धारा 5 के आधार पर और जिसमें बताया गया है क्या, त्याग पत्र, ठीक बात है। या फिर पद रिक्त होता है किसके आधार पर, तो धारा 7 के आधार पर और जिसमें बताया गया है हटाया जाना,
जिसमें बताया गया है क्या, तो याद रखिएगा हटाया जाना। एक तो इस आधार पर पद रिक्त होता है, तो सीधी सी बात है नए का अपन चयन कर लेंगे, लेकिन इसके अलावा किसी आकस्मिक रिक्ति के कारण, याद रखना अगर कोई आकस्मिक क्या है, याद रखिएगा अगर किसी आकस्मिक रिक्ति के कारण अगर पद रिक्त हो जाता है मृत्यु होने पर, त्याग पत्र देने पर या और किसी कारण से, तो याद रखना 90 दिन के भीतर, कितने दिन के भीतर, याद रखिएगा 90 दिन के भीतर जो है नए व्यक्ति का चयन किया जाता है और वो नया व्यक्ति शेष अवधि के लिए रहेगा। कितने समय के लिए रहेगा, तो याद रखना वो जो नया व्यक्ति है वो नया व्यक्ति शेष अवधि के लिए रहेगा। किस अवधि के लिए रहेगा, शेष अवधि के लिए रहेगा। क्लियर है ये वाली बात, याद रखिएगा। फिर देखो क्या कह रहा है धारा 9, रिक्तियों के होते हुए भी कार्यवाहियों का अविधिमान्य न होना, यानी अगर इस आयोग में किसी व्यक्ति का पद रिक्त है या फिर मान लो इस आयोग के चयन में किसी प्रकार की कोई त्रुटि पाई जाती है सदस्यों की नियुक्ति में, तो भी इनके द्वारा कार्य किए गए जो कार्य है वो अविधिमान्य नहीं होंगे, यानी इनके द्वारा किए गए जो कार्य है वो कार्यवाही क्या मानी जाएगी, तो याद रखना वो वैध मानी जाएगी। याद रह जाएगा क्या, वो वैध मानी जाएगी। क्लियर है ये वाली बात, याद रखिएगा वो कैसी मानी जाएगी, वो वैध मानी जाएगी। तो ये धारा आपको याद रखनी है, कौन सी, धारा 9। यहां पर देखो, यहां बता रखी है सारी चीजें व्यवस्थित तौर पर। देखिए कि रिक्तियों आदि से आयोग की कार्यवाहियों का अविधिमान्य न होना, है ना। याद रखना कि आयोग में कोई रिक्ति है या उसके गठन में कोई त्रुटि है, इस आधार पर आप आयोग के कार्यों को गलत नहीं कहेंगे, है ना। किसी व्यक्ति की अध्यक्ष या सदस्य के रूप में नियुक्ति में कोई त्रुटि है तो भी इनके द्वारा किए गए कार्य गलत नहीं होंगे। आयोग की प्रक्रिया में कोई ऐसी अनियमितता है जो मामले के गुणागुण पर प्रभाव नहीं डालती है, तो भी वो क्या करेगा, तो भी याद रखना हम उस कार्य को अविधिमान्य नहीं मानेंगे। कहने का मतलब है चाहे आयोग में किसी भी प्रकार की कोई भी रिक्ति हो, उसके बावजूद भी उनके द्वारा किए गए कार्य जो है वो क्या नहीं होंगे, अविधिमान्य जो है वो नहीं माने जाएंगे। फिर देखो यहां पर अगला क्या है, धारा 10 में बताया गया है क्या, तो देखिए कार्य प्रणाली की प्रक्रिया के नियम। याद रखना आयोग खुद अपनी कार्य प्रणाली के नियम तय करता है ना। याद रखिएगा आयोग के द्वारा, ठीक है, आयोग द्वारा क्या किया जाता है, तो याद रखिएगा आयोग द्वारा निर्धारित किया जाता है अपनी प्रक्रिया के नियम। लिखा हुआ है ऑलरेडी, आयोग द्वारा निर्धारित किया जाता है। और एक बात याद रखना, आयोग की बैठकों का समय स्थान अध्यक्ष के द्वारा निर्धारित किया जाता है। बैठकें प्रति 3 माह में आयोजित करवानी होती है, कितने, प्रति 3 महीने में आयोजित करवानी होती है। तो आयोग की प्रक्रिया के लिए नियम खुद आयोग बनाता है, बैठक का समय स्थान और ये कब होगी वो अध्यक्ष तय करता है, और प्रति 3 महीने में बैठक का आयोजन करवाना अनिवार्य है। यहां देखिए कारोबार के समव्यवहार के लिए प्रक्रिया, तो देखो आयोग अपने कार्यालय में ऐसे समय जो अध्यक्ष ठीक समझे नियमित रूप से अधिवेशन करेगा, ठीक है, लेकिन एक अधिवेशन से अगले अधिवेशन के बीच 3 माह का अंतर नहीं होना चाहिए, यानी हर 3 माह में आपको बैठक बुलाना कंपलसरी है, ठीक है। ये सीधी सी बात है, विशेष बहुमत के आधार पर निर्णय लिया जाता है, और मत बराबर होने पर अध्यक्ष या पीठासीन व्यक्ति जो है वो क्या करता है, तो याद रखना उसके द्वारा निर्णायक मत जो है वो दिया जाता है। और ये बात कहां बताई गई है, धारा 10 में। यदि अध्यक्ष किसी कारण से आयोग के अधिवेशन में उपस्थित रहने में असमर्थ है, तो उपस्थित सदस्यों के द्वारा किसी एक व्यक्ति को पीठासीन चुना जाएगा। आयोग किसी अधिवेशन में अपने कारोबार के समव्यवहार के लिए प्रक्रिया के लिए ऐसे अधिवेशन में गणपूर्ति सहित ऐसे नियमों का पालन करेगा जो कौन तय करे, केंद्र सरकार के द्वारा बनाया गया। फैक्ट ये याद रखना, केंद्र सरकार के द्वारा बनाया गया। और याद रखना आयोग के सभी आदेश, सभी विनिश्चय सदस्य सचिव के द्वारा, इस निमित्त सदस्य सचिव द्वारा सम्यक रूप से प्राधिकृत आयोग के अन्य सभी अधिकारियों द्वारा अधिप्रमाणित किए जाएंगे, यानी ये लोग इन्हें क्या करेंगे, प्रमाणित करते हैं। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है, किसके बारे में, धारा 10 के बारे में। आयोग किस तरह से काम करता है वहां पर सारी चीजें बताई गई है। और धारा 16 बताता है आयोग अपनी वार्षिक रिपोर्ट किसको देता है, तो आयोग अपनी वार्षिक रिपोर्ट केंद्र सरकार को देगा। किसको देगा, केंद्र सरकार को आयोग अपनी वार्षिक रिपोर्ट देता है। यह फैक्ट आपको याद रखना, कभी कभार एज इट इज पूछ लिया जाता है। अब यहां पर अपन इनके बारे में कुछ प्रमुख कार्य हैं वो देख लेते हैं धारा 13 में, जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। देखिए क्या काम करते हैं, तो सीधी सी बात है, यहां हम बात कर रहे हैं एनसीपीसीआर के बारे में। इसका मतलब बालकों के अधिकार को लेकर के ये काम करते हैं।
है या नहीं? किसके अधिकार को लेकर? बालकों के अधिकार को लेकर ये काम करते हैं। और ठीक इसी कड़ी में आपको ये सारी चीजें जो है वो क्या करनी है, तो वो आपको याद रखनी है। ठीक है, आगे देखो इधर, बाल अधिकारों से जुड़े कानूनों की समीक्षा करना और उनके प्रभावी क्रियान्वयन के लिए सिफारिश करना। कहने का मतलब क्या है कि बाल अधिकारों से जुड़े हुए जितने भी मामले हैं, जिनमें बालकों से संबंधित जितनी समस्याएं, बालकों को लेकर जितने भी कार्य हैं, उन सभी को लेकर ये क्या करता है, ये कार्य करता है, उन सभी के कानूनों की समीक्षा करता है और उसके संबंध में सिफारिश करता है। फिर देखो, बाल अधिकारों के उल्लंघन की सिफारिशों की जांच करता है और जांच करते समय सिविल कोर्ट की शक्तियां इन्हें प्राप्त होती है। यानी किसी व्यक्ति को उपस्थित होने के लिए कह सकता है, समन जारी कर सकता है, या फिर दस्तावेज मंगा सकते हैं, या फिर और किसी कारण से उन्हें उपस्थित होने के लिए कह सकता है। कौन कह सकता है? यह आयोग कह सकता है। यह आयोग मुख्य रूप से 2 कानूनों की निगरानी करता है। सबसे इंपॉर्टेंट बात है, यह आयोग जो है वो मुख्य रूप से कितने कानूनों की निगरानी करता है? तो ये 2 कानूनों की निगरानी करता है। और वो 2 कानून कौन कौन से हैं? तो याद रखना, शिक्षा का अधिकार 2009 और ये जो पॉक्सो एक्ट है 2012 वाला, ये इसकी क्या करता है? निगरानी करता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, एज इट इज आपको याद रखना है कि ये किसकी जांच करता है। तो याद रखना, इन 2 कानूनों की जांच करता है। ये इंपॉर्टेंट है, खूब सारे एग्जाम में पूछी भी जाती है। तो एज इट इज आपको क्या करना है? याद रखना है। पहले अध्यक्ष कौन थे? तो पहली अध्यक्ष शांता सिन्हा थी, जो लगभग 2007 से लेकर 2013 तक रही है ना। शांता सिन्हा थी जो लगभग 2007 से लेकर के 2013 तक रही। उसके बाद वर्तमान में प्रियंक कानून को नहीं है, प्रियंक कानून को नहीं, अभी वेलेटी प्रेमचंद है। ठीक है, याद रखिएगा, अभी कौन है? वेलेटी प्रेमचंद है। ठीक है ना, याद रखिएगा कौन है अभी। तो ये आपको याद रखना है कि अभी अध्यक्ष कौन है? तो अभी अध्यक्ष है वेलेटी प्रेमचंद। दिसंबर 2025 से यही है वेलेटी प्रेमचंद। ठीक है, याद रखना, दिसंबर 2025 से यही है। क्लियर है ये वाली बात? तो वेलेटी प्रेमचंद है। और अभी तक कितने अध्यक्ष बन चुके हैं? तो याद रखना, अभी तक 6 अध्यक्ष जो है वो बन चुके हैं, जिनके बारे में आपको याद रखना है। क्लियर है ये वाली बात? ये 6ठे नंबर पर है कौन? वेलेटी प्रेमचंद। आगे चले तो ये कुछ फैक्ट आपको याद रखने बढ़िया तरीके से। देखिए इधर, यहां पर हमने देखा कौन कौन से इसके प्रमुख कार्य हैं। तो देखो, आरटी 2009 की निगरानी करता है, ये पॉक्सो एक्ट के संबंध में काम करता है और जांच के दौरान इन्हें सिविल कोर्ट की शक्तियां जो है वो प्राप्त है। तो यहां तक जितनी काम की चीजें थी वो सारी काम की चीजें हम यहां देख चुके हैं, जितनी भी बातें थी जो हम पढ़ चुके हैं। क्लियर है ये वाली बात? चलो चलिए आगे चलें। अब हाँ, कभी कभार ये पूछ लिया जाता है इनके अध्यक्ष के बारे में, तो आपको थोड़ा सा याद रखना है। जैसे पहली अध्यक्ष कौन है? तो याद रखना, पहली अध्यक्ष है शांता सिन्हा। पहली अध्यक्ष कौन है? शांता सिन्हा। शांता सिन्हा के बाद आपको याद रखना है क्या? कुशल सिंह। क्या नाम याद रखेंगे? कुशल सिंह। उसके बाद में याद रखना स्तुति नारायण कक्कड़। ठीक है, याद रखना, स्तुति नारायण कक्कड़। स्तुति नारायण याद रख लीजिएगा। उसके बाद अगर मैं बात करूं तो कौन है? तो प्रियंक कानूनगो। क्या नाम याद रखेंगे? प्रियंक कानूनगो। ठीक है, यानी ये प्रियंक कानूनगो जो यहां नाम दे रखा था, ये प्रियंक कानूनगो 4थे नंबर पर थे। कि कौन से नंबर पर थे? तो ये आपको याद रखना है, ये प्रियंक कानूनगो 4थे नंबर पर थे। क्लियर है? और उसके बाद बात करेंगे तृप्ति गुरहा। ठीक है, 5वें नंबर पर कौन है? तो याद रखिएगा तृप्ति गुरहा। और अभी कौन है? वेलेटी प्रेमचंद। तो आपको ये एज इट इज याद रखना है, शांता सिन्हा, कुशाल सिंह, स्तुति नारायण, प्रियंक कानूनगो, तृप्ति गुरहा और वेलेटी प्रेमचंद। और यहां पर इनके बारे में हमने और भी बढ़िया तरीके से चर्चा कर ली, कौन कौन सी क्या क्या कार्य है। और ये अपनी बेहतरीन PYQ है, जिसमें लगभग 2026 तक पूछे गए जितने भी प्रश्न हैं उन सभी प्रश्नों के व्याख्यात्मक हल हमने दिया है। और एक एक प्रश्न को इतना बढ़िया डिटेल से हमने सॉल्व किया है, ताकि अगर आप किसी भी भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो स्टेट पॉलिटी का एक भी प्रश्न आपसे गलत नहीं होगा। क्यों? क्योंकि इसमें इतना बढ़िया व्याख्यात्मक हल दिया गया है। और यहां पर आपको ध्यान रखना है, यह किताब आपको मात्र 199 रुपए में मिलेगी। कहां पर? लक्ष्य क्लासेस के एप्लीकेशन से या फिर आपके नजदीकी बुक स्टोर से। यानी अगर आपने ये किताब बढ़िया तरीके से पढ़ ली तो आपकी सारी चीजें जो है वो क्लियर हो जाएगी। सेकंड ग्रेड की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो
तो इसी कड़ी में सेकंड ग्रेड भर्ती परीक्षा से संबंधित यानी विज्ञान विषय को लेकर हमने 10 मॉडल पेपर की एक श्रृंखला निकाली है। वहीं पर अगर आप हिंदी की तैयारी कर रहे हैं तो हिंदी विषय को लेकर, अगर आप सेकंड ग्रेड में सेकंड पेपर साइंस के बारे में अगर आप नया बैच ज्वाइन करना चाहते हैं तो एकलव्य बैच जो है वो आपको हमारे लक्ष्य क्लासेस के एप्लीकेशन से मिलेगा। और वहीं पर अगर मैं बात करूं एसएसटी की आप तैयारी कर रहे हैं तो 10 मॉडल पेपर की एक बुकलेट आप लोगों को मिलेगी। और सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है पता है, इनके साथ 10 ओएमआर शीट भी मिल रही है, यानी आप लोग अपना मूल्यांकन बहुत अच्छे से, बहुत बढ़िया तरीके से कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि इन 10 मॉडल पेपर के साथ साथ आप लोगों को 10 ओएमआर शीट भी मिल रही है। तो उम्मीद करता हूं ये सेशन आप लोगों के लिए बहुत बढ़िया रहा होगा, है ना। चाहे आप ग्रेड सेकंड, फर्स्ट ग्रेड, आरएस, एसआई किसी भी भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो ये टॉपिक आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मिलेंगे फिर किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।